हम अपने फादर का ऑपरेट कराने की सोच रहे थे, तो काफ़ी आजकल जैसे एडवर्टीजमेंट आती है और हम देखते हैं कि मल्टीपल टर्म्स हैं जैसे यूज़ होती हैं कि FT3D, रोबो AI, रोबो लेंस, रोबो 3D नीज सरफेसिंग, ये सब चीज़ें क्या हैं सर? ये सब एक ही सर्जरी है या ये अलग अलग सर्जरीज होती हैं सर? जसविंदर जी, आई एम वेरी हैप्पी आपने ये सवाल पूछा। एक्चुअली आजकल के डिजिटल मार्केटिंग के ज़माने में एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से पैकेज करके बेचना एक फैशन हो गया है ना? तो अगर आपने जो टर्म्स यूज़ की वो बेसिकली एक ही सर्जरी के वेरियस पैकेज्ड फॉर्म्स हैं। हमें समझना ये ज़रूरी है कि एक्चुअल सर्जरी क्या है और उसमें क्या एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। बाय एंड लार्ज अगर मैं सवाल का जवाब दूं तो ये सिर्फ कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, मार्केटिंग करने के तरीके हैं। एक्चुअली में सर्जरी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर जैसे स्टिचलेस सर्जरी और पेनलेस सर्जरी, ये भी कोई डिफरेंट सर्जरीज होती हैं या ये सर्जरी की कोई आगे फॉर्म्स हैं? जसविंदर जी, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे नी का हम मान के चल सकते हैं अराउंड 50% मॉडल है अगर हम डायमेंशन की बात करें। और जो रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट जो भी आपने करना है उसका इम्प्लांट लगभग इतना बड़ा थाई बोन में डलना है और इतना बड़ा नी बोन में डलना है, लेग बोन में डलना है। तो अब इतने बड़े इम्प्लांट को अगर हमने डालना है तो इतना बड़ा इंसिजन या इतना बड़ा चीरा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? जो स्टिचलेस सर्जरी लोग क्लेम करते हैं वो एक्चुअली ये होता है कि चमड़ी पे जो नॉर्मल पहले धागे से टांके लगते थे या स्टेपलर से टांके लगते थे, तो आजकल ग्लू से हम फिक्स कर देते हैं और उन टांकों को और स्टेपल्स को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि स्टिचेस नहीं लगते, क्योंकि अंदर जो कट लगता है उसमें तो स्टिचिंग करनी ही पड़ती है। तो जो भी ये क्लेम करता है वो पेशेंट उस सर्जन से पूछे कि क्या आप कोई भी टांका नहीं लगाएंगे और मेरे बिल में कोई भी धागा नहीं यूज हुआ होगा, वो जानने की कोशिश है। रही बात पेन की, तो कोई भी चीज कहीं पे भी छोटा भी कट लगता है तो बॉडी का एक मैकेनिज्म है कि वहां पे सोजिश आएगी, इन्फ्लेमेशन आएगी, और इन्फ्लेमेशन का एक मार्कर है पेन। पेन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हाँ, मॉडर्न टेक्निक्स में पेन मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और उस पेन मैनेजमेंट के चलते बहुत सारे पेशेंट रीजनेबली वेल कंफर्टेबल रहते हैं। बट बिल्कुल पेन ना हो ऐसा क्लेम मेरे हिसाब से फेलेशियस है, मतलब रॉन्ग है और फ्रॉड है। डॉक्टर साहब, आजकल हमने बहुत सुना है, जैसे अगेन वो एड्स आती हैं, नी रिप्लेसमेंट मत कराइए, नी रीसर्फेसिंग करा लीजिए। तो ये दोनों अलग अलग सर्जरीज होती हैं या एक ही सर्जरी का पार्ट है? इन कॉन्सेप्ट्स के साथ हम भी जूझ रहे हैं और बड़े दुख से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हम उस स्टेज पे अपने पहुंच गए हैं जहां मार्केटिंग करने के चक्कर में और पेशेंट्स को अपनी तरफ खींचने के चक्कर में हम एक ही सर्जरी के दो डिफरेंट नाम देके मैं कहूंगा कि मिसलीड कर रहे हैं। आप समझिए, पहले तो नी रीसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट होता क्या है? होता क्या है कि हमारा जो घुटना है उसमें ये कार्टिलेज होता है, ये येलो रंग की बोन है, उसके ऊपर कार्टिलेज है, मेनिस्कस है। तो जब घुटना घिसता है तो धीरे धीरे पहले मेनिस्कस घिसता है, फिर कार्टिलेज घिसता है। तो उसका सरफेस ही घिस रहा है, ऐसा नहीं है कि हड्डी पूरी घिस जा रही है, सरफेस घिस रहा है। जब वो सरफेस घिसता है तो वो पेनफुल हो जाता है। तो उस स्टेज पे हम क्या करते हैं, हम अंदर जाते हैं, जो घिसा हुआ सरफेस है उसको हम स्मूथ करते हैं, हल्का सा अपने सॉ ब्लेड से स्मूथ करते हैं। वेफर थिन बोन 2-4 mm का बोन उसमें से कट करके स्मूथ करते हैं और उस पे ऐसे कैप्स चढ़ाते हैं। तो टेक्निकली जो हिस्टोरिकल सर्जरी थी, इस सर्जरी को हम नी रिप्लेसमेंट बोलते थे। आज की डेट में भी यही सर्जरी होती है, बट इसी को रीसर्फेसिंग बोला जाता है। तो नी रिप्लेसमेंट और नी रीसर्फेसिंग एक ही सर्जरी के दो अलग अलग नाम हैं, डिफरेंट नेम्स नहीं हैं। जो सर्जन्स क्लेम करते हैं कि हम नी रीसर्फेसिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअली नी रिप्लेसमेंट ही कर रहे हैं। आप उनसे पूछिए, जो भी पेशेंट उन सर्जन्स के पास जाता है कि आप इम्प्लांट कौन सा दिखाएंगे, हमें डब्बा दिखाइए। थाई बोन में इम्प्लांट है वो ऐसा डलता है एक कैप की तरह, और जो लेग बोन है, टिबिया बोन है, उसमें ऐसा डलता है और प्लास्टिक डलता है। तो यस, जो नी रिप्लेसमेंट कर रहा है वो भी नी रिसर्फेसिंग कर रहा है, और जो नी रिसर्फेसिंग कर रहा है वो नी रिप्लेसमेंट ही कर रहा है। इट इज जैसे कि नमक है, टाटा या कैप्टन कुक, नाम सेम है नमक ही। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमें समझ आ गया कि नी रिप्लेसमेंट और नी रीसर्फेसिंग क्या चीज है। अब हम सक्सेस को डिटरमाइन कैसे करें? किसी भी नी सर्जरी में जो सक्सेस डिटरमिन होती है वो 5 चीजों पे डिपेंडेंट है।
पहली चीज, हमारे पुराने वीडियोस भी अगर हमारे श्रोता देखेंगे, पहला तो ये जानना जरूरी है कि वाकई ही पेशेंट को नी रिसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि नी आर्थराइटिस मल्टीपल स्टेजेस से गुजरता है और जब सारी तरह की ट्रीटमेंट एग्जॉस्ट हो चुकी हो तभी हमें नी रिसर्फेसिंग या नी रिप्लेसमेंट करना चाहिए। पहली बात तो करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट टाइमिंग ऑफ द सर्जरी, ये पहला है। दूसरा, हमें सर्जन वो चुनना चाहिए जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे कि वाकई ही वो स्टेज आ चुकी है सर्जरी कराने की, वो टेक्निकली स्किलफुल हो और एक्सपीरियंस्ड हो। और तीसरा, अच्छा इम्प्लांट यूज हो रहा हो। कोई भी जो मेरे पेशेंट्स हैं, मैं उनको ये कहूंगा कि वो अपने सर्जन से ये डिस्कस करें कि जो वो इम्प्लांट डालना चाह रहा है वो इंटरनेशनली रिकॉर्डेड है या नहीं है और उसके सक्सेस रेट्स रिपोर्टेड है या नहीं है। जो हमारे अच्छे इम्प्लांट्स हैं उनका एक चीज होती है जॉइंट रजिस्ट्री, ऑस्ट्रेलियन जॉइंट रजिस्ट्री है, ब्रिटिश जॉइंट रजिस्ट्री है, उसमें पूरे रिकॉर्डेड है कि कौन सा इम्प्लांट कब डला और उसका क्या सक्सेस और फेलियर रेट था। तो उस रजिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड जॉइंट्स है उनका हमारे पास 30-35 साल का डेटा है। तो उस हिसाब से अगर जॉइंट्स डलेंगे तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो हमारे अंदर मटीरियल डल रहा है वो एक ड्यूरेबल मटीरियल डल रहा है। इसके अलावा जो चौथा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पेशेंट मोटिवेटेड हो कि वो सर्जरी के बाद अच्छा रिहैबिलिटेशन भी करे, अपने मसल्स को स्ट्रेंथन भी करे। जब ये चारों चीजें फॉल इन प्लेस करती हैं तो हम सर्जरी को सक्सेसफुल बनाने में सक्षम हो पाते हैं। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पेशेंट कैसे ये इंश्योर करे कि कैसे किस सेटअप में वो अपना सर्जरी के लिए डॉक्टर साहब को चुने और कैसा सेंटर होना चाहिए, उसका एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? जसविंदर जी, पहली चीज जो मैं अपने पेशेंट्स को या श्रोताओं को बताना चाहूंगा वो ये है कि फैंसी टर्म्स और मार्केटिंग गिमिक्स पे प्लीज ना जाएं। इंफॉर्मेशन का जमाना है तो मिसलीड ना हो, ये नंबर 1 है, क्योंकि जब हम मिसलीड होते हैं तो हमारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। उसके अलावा आप अपने सर्जन के क्रेडेंशियल्स चेक करिए कि वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, वो कहाँ से ट्रेंड है, हाउ वेल ट्रेंड ही इज एंड हाउ मच एक्सपीरियंस्ड ही इज। वो आपको बातों से और सब चीजों से पता चलेगा, उसके प्रोफाइल से पता चलेगा। तीसरा, आप एक ऐसा अस्पताल चुनिए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो ताकि सर्जरी सेफली कंडक्ट करी जा सके। और चौथा, अपने सर्जन के साथ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को भी डिस्कस करें। जो आज की डेट में सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो रोबोटिक्स है। ऐसे सेंटर में आप सर्जरी कराएं जहां रोबोटिक्स एक्चुअली यूज हो रहा है, ना कि रोबोटिक्स के नाम पे कोई मिथ या फ्रॉड टाइप की टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो। जो एक्चुअल रोबोटिक टेक्नोलॉजी है वो हमारे नी रिप्लेसमेंट के जो कट्स हैं, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि सरफेस को शेव करना होता है, उसकी प्रिसीजन को टू द मिलीमीटर अकम्प्लिश करते हैं। हालांकि ये दिखाया गया है कि प्रिसीजन डेफिनेटली बेटर होती है इम्प्लांट पोजिशनिंग की, बट उससे रिजल्ट्स बेटर होते हैं या नहीं होते हैं ये अभी भी एक डाउटफुल क्वेश्चन है। पर रोबोटिक्स ने डेफिनेटली सर्जरी को सेफर बनाया है और मोर प्रिसाइज बनाया है।